गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग एनटीपीसी की अगली क्लास करेंगे। ठीक है, एनटीपीसी क्लास 12 क्वेश्चन नंबर 304 से अप्रॉक्स क्वेश्चन 332 तक आज का ये है। ये क्वेश्चन जो है वो 2 अप्रैल 2016 शिफ्ट फर्स्ट का है। ठीक है ना। चलिए जितने लोग वीडियो में आए हैं अभी क्लास में हैं वो लोग वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, 7 बज चुके हैं। चलिए क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हम लोग ने बताया कि अब एनटीपीसी प्रीवियस पेपर का सलूशन चल रहा है और ये सीरीज़ आज की 22वीं क्लास है। जो बच्चा या स्टूडेंट छात्र जो भी हो वो आज आपकी पहली क्लास कर रहा हो तो आपके इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसकी पहली वाली क्लास वो कर सकता है, सारी क्लास कर सकता है, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर एनटीपीसी का आपको एक प्रॉपरली एक प्लेलिस्ट है जिसमें आपको सारी क्लास मिलेंगी। ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मज़ा भी आ रही है। टाइप्स के अलग अलग क्वेश्चन भी मिल रहे हैं जो आपके प्रैक्टिस के लिए। हार नहीं माननी है, हार से आगे निकलना है। हार बिल्कुल नहीं मानी है, चाहे जितना भी सवाल आए, कितना भी टिपिकल सवाल आए, हर चीज़ का सलूशन है और कम से कम समय में हर सवाल का हम सलूशन आपको बताएंगे और कम से कम समय बताएंगे। बस ये सीरीज़ को आप कंटिन्यू जारी रखिए। जो बच्चे इसके, क्योंकि हमने चैप्टर वाइज चैप्टर भी पढ़ रहे हैं, परसेंटेज की क्लास चल रही है, जो मेथड हम लोग वहाँ सीख के आ रहे हैं, जो चीज़ें वहाँ हम लोग अब सवाल में इम्प्लीमेंट कराएंगे ताकि सवाल का जो टाइम का रेशियो है वो आपको प्रॉपरली कम होता जाए। पिछली क्लास में इसके 11वीं क्लास में हम आप लोगों ने कुछ लोग बच्चे कमेंट करके ये भी बोल रहे थे सर स्पीड तेज़ है, क्या किया जाए, स्पीड का ही ज़माना है, स्पीड से ही ज़माना है। रेस में अगर दौड़ना है और रेस में अगर आपको बने रहना है तो स्पीड तो करनी पड़ेगी। इसलिए स्पीड से आप घबराइए नहीं। जो बच्चे अगर आपको लग रहा है कि सर बहुत तेज़ पढ़ा रहे हैं इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो चीज़ें दिक्कत का बिल्कुल विषय नहीं है। आप कॉन्सेप्ट को समझिए, जो उसका कॉन्सेप्ट है। अगर मान लीजिए कभी कभी कुछ छूट जाता है तो आप रिवाइज करके वीडियो को देख सकते हैं। आपके पास तो हर समय अवेलेबल है, वो ऐसा नहीं है, कभी कभी हो जाता है। क्योंकि लेकिन जब तक हमारे ऊपर दबाव नहीं होगा, आपके ऊपर दबाव नहीं होगा, क्वेश्चन को टाइम में बनाने का दबाव नहीं होगा, तब तक हम नहीं कर सकते हैं कि आप रिलैक्स होकर अपने सवाल का जवाब देंगे। ठीक है, तो इसलिए ये सब चीज़ें आप लोग थोड़ा सा इग्नोर करें और अपने आप पे प्रेशर बना के सवाल को टाइम में बनाने का प्रयास करें। जो प्रयास आपका सफल नहीं हो रहा है, हम आपके साथ हैं हमेशा। हर क्वेश्चन में आप कमेंट करके बताइए, मैं उसको रिवाइज करके बताऊंगा। या फिर आप अगर आपको कम समझ में आ रहा, टाइम नहीं मिल पा रहा, तो आप वीडियो को पुश करके पीछे भी देख सकते हैं। तो ऐसी बातें नहीं हैं, आज तो वो नहीं हो पाएगा लेकिन वो कल तो हो ही जाएगा। ठीक है, इसी बातों को कहते हुए आज हम क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से आप लोग कॉपी कलम उठा लीजिए ताकि स्पीड तो के माइंड में कैलकुलेशन करिएगा भाई, माइंड में कैलकुलेशन ज़रूर होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 304, जैसा कि हमने बताया ना 2 अप्रैल 2016 का, इसीलिए मैं डेट भी लिखता हूँ। ये पहली शिफ्ट का पेपर है और ये है बोट और स्टीम और बोट का। जल्दी से बना दीजिए भाई, बिल्कुल नहीं हार माननी है। थोड़ा सा आप लोग अपनी कुछ चीज़ सुधारिए भाई। मैंने कल की क्लास से देखा था आप लोग 7 बजे नहीं, कुछ लेट में आते हैं, 7:15 बजे आते हैं, 7 बजे आते हैं, 7 बजे तक क्लास में। क्योंकि आप एक मेंटली प्रिपेयर रहा करिए कि 7 बजे मेरी क्लास है, मैं अपने आप को हर चीज़ करके उसके बाद जो भी काम है, जो भी कुछ है वो करके आप 7 बजे तक आप कंप्लीट हो जाइए। तैयार रहिए पहले से, मेंटली 5 मिनट पहले ही आप बिफोर को तैयार रहिए। वीडियो को पूरा देखिए, पूरा समझिए और आपको बिल्कुल ऐसा कभी नहीं लगेगा कि हम लोग गलत डायरेक्शन में कर रहे हैं। हम आपके साथ हैं, पूरी आरबी क्लासेस की टीम आपके साथ है। आपको हर संभव हर तरह से आपके साथ पूरा काम करेगी ईमानदारी के साथ। चलिए जल्दी से, आपको बहुत से बच्चों का कमेंट आना भी लगा। ये देखिए कह रहा है एक नाव धारा के विरुद्ध दिशा में x किलोमीटर के x की शहर y से जाने में जो भी समय लेता है
x शहर y की ओर जाती है और धारा की दिशा में y से शहर x की ओर वापस आती है। यदि स्थिर जल में यानी स्थिर पानी में नाव की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो और धारा की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो कह रहा है इस पूरी यात्रा में नाव की औसत चाल क्या होगी। यहाँ पे दूरी निश्चित है ना, एक ही दूरी को नाव गई है वही वापस आई है। औसत चाल बराबर हमने आपको बताया है जब दूरी निश्चित हो, डिस्टेंस दोनों की सेम हो जाने आने का, तो यहाँ से आप लगा सकते हैं 2x अपान x प्लस वाई का मेथड। ये फार्मूला आप लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। और ये तरीका आप लगा के इसकी एवरेज चाल निकाल सकते हैं। जहाँ हमारे लिए x क्या बनेगा, उसकी पहली चाल यानी जाने की चाल जो है, या हम कह सकते हैं जाने वाली जो चाल है, जाने की चाल, y हमारे लिए बनेगा वापस आने की चाल, वापस आने की चाल, ठीक है ना। ये हमारे लिए y बनेगा। यहाँ से हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि शांत जल में नाव की चाल 40 है, धारा के वेग क्या है 10 है। इसका मतलब नाव धारा की दिशा में जब जाएगी तब उसकी चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, 40 10 50 हो जाएगी। तो 2x का मान क्या हो गया 50। जब यही नाव धारा के विपरीत आएगी तब इस नाव की चाल धारा की चाल से घट जाएगी, तब कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी अपान 30, और क्या हो जाएगा 50 कितना हो जाएगा 80 तो हो जाएगा। 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 2 1 का नम 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 पंचे 25, 75 बटा 2, 75 बटा 2 का मतलब 37.5, 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यही इसकी एवरेज चाल हो जाएगी। ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन सही है। समझ में आया। मज़ा आने वाला है पूरी क्लास में, क्योंकि आज का जो टॉप क्लास है और आज का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा अलग टाइप से है, जो आप पीछे पढ़ के आए हो। तो क्वेश्चन नंबर पेपर नंबर 11, पेपर नंबर 10, पेपर नंबर 9, ये सब में जो आप पढ़ के आए हो उससे कुछ हट के सवाल आज का पेपर में है। क्योंकि यहाँ से हमें एक चीज़ पता लगी, स्ट्रेटजी, एग्जामिनर की स्ट्रेटजी एक चीज़ और पता लगी है कि यहाँ से पेपर का थोड़ा सा उसने पैटर्न को चेंज किया है, ठीक है ना। यहाँ से हो सकता है आप कॉमन पैटर्न पे चले। जल्दी से बना दीजिए इसको भी, कोई दिक्कत नहीं, मज़ा आने वाली है। पूरी क्लास में आप बने रहिए, वीडियो को एंजॉय करके देखिए। अपने आप को सवाल की वैरायटी से आप रूबरू करा रहे हैं, अलग अलग टाइप्स के सवाल सीख रहे हैं, अलग अलग तरीके से सीख रहे हैं। कॉन्सेप्ट भी अलग अलग है, सवाल के लगाने के तरीके भी अलग अलग हैं, बहुत से कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे। जल्दी से बना दीजिए। 305 क्वेश्चन नंबर, पी कार्य के करने की में क्यू से दुगुना सक्षम है, कैपेसिटी दुगनी है। ए की कैपेसिटी यानी पी की कैपेसिटी जो है वो क्यू से क्या है ज़्यादा है, कार्य क्षमता उसकी ज़्यादा है। दोनों मिलकर 22 दिन में करते हैं तो क्यू अकेले कितने दिन में करेगा। बना दीजिए भाई, बहुत सरल सवाल और बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं इसको। जल्दी से बना के बताइए, कमेंट करके बताइएगा। चलिए जल्दी से बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है पी कार्य को करने में क्यू की तुलना में दुगना कैपेसिटी है। इसकी अगर 1 होगी तो इसकी 2 होगी। दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं, कै दिन तक 22 दिन तक। तो 22 गुणे 3 यही तो होगा टोटल काम 66। अब टोटल काम 66 है। अगर पी से कराना है कि क्यू से कराना है, पी से कराना है तो एक दिन में 2 काम करता है, 66 करने में 33 दिन लगाएगा। अगर क्यू से कराना है तो एक दिन में 1 काम करता है, 66 करने में 66 दिन लगाएगा। ख़त्म सवाल। कितना समय लगा भाई 66 दिन। ऑप्शन नंबर सी ख़त्म। क्या दिक्कत है, कॉन्सेप्ट समझिए, बाइट को कैलकुलेशन करिए और जल्दी भी लगा सकते हैं। आप लोग के पास कैपेसिटी है वो चीज़। अब आप देखकर रियलाइज़ कर रहे होगे कि थोड़ा सा हमारी स्पीड डेकोरेट हो रही है, क्योंकि क्वेश्चन हम पेपर सेट जो लोग बराबर कंटिन्यू हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बराबर कंटिन्यू हैं, उनकी सराहना करता हूँ। बराबर क्लास में बने रहते हैं, समय देते हैं, ठीक है। वो चीज़ करिए भाई। सारे बच्चे जो लोग अभी साथ जुड़े हैं चैनल के साथ, या थोड़ा सा वो लोग टाइमली सेट नहीं होते हैं। देखिए हर आदमी के साथ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम से हमें आगे बढ़ना है, प्रॉब्लम से हमें पीछे नहीं जाना है, प्रॉब्लम से हमें आगे बढ़ना है। प्रॉब्लम को दरकिनार करके हमें अपने आगे अपनी सफलता को सुनिश्चित करना है। ये सब चीज़ें सोचते हुए हमें हर समय एक्टिव रहना होगा, ताकि एक्टिविटी आपको दिखे, ठीक है। और अपने आप से बिल्कुल झूठ मत बोलिएगा भाई, ईमानदारी दिखाइए। सफलता ऐसी कभी नहीं है कि आपको नहीं होगा। ठीक है ना। चलिए जल्दी बना दीजिए भाई।
डाटा सवाल दिया गया है, वित्तीय वर्ष दिया गया है FY 12 से 13, FY 13 से 13, PQ तिमाही दिया गया है, Q1 Q2 Q3 Q4 वर्ष दिया गया है, समय ये इसकी बिक्री लाखों में दिया गया है। यहाँ सवाल पहला कह रहा है कि 2014 से 2015 के बीच कुल कितनी बिक्री हुई, यानी कहने का लॉजिक इसका है 14 से 15 तक, यहीं से शुरू हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ना, ये इन चारों सालों का बिक्री कितना होगा कुल जोड़ लेंगे। 4 1 5 5 10 8 18 के 8 कैरी हुआ, 1 4 4 16 16 1 17 178 ख़त्म। ऑप्शन नंबर कितना हो गया अभी? क्या दिक्कत है भाई? हमें तो नहीं लग रहा है किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। आ गया ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है? बढ़ जाएं आगे, बढ़ जाएं आगे जल्दी से। देखिए क्वेश्चन को आप लोग बाद में भी नोट कर लिया करिए, अभी क्वेश्चन को नोट करने के ज़्यादा चेहरा से लगिए, पहले उत्तर देने का प्रयास करिए भाई। क्वेश्चन को आप लोग बाद में भी नोट कर सकते हैं। कुछ बच्चों का कमेंट आया था सर क्वेश्चन नोट नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल नोट करने का माइंड ही नहीं करना है। आप समझिए कि मेरे आगे पेपर चल रहा है, बस पेपर है, उसको क्वेश्चन को पढ़ना है, उसका सोल्यूशन देना है, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ना है, रीड करना है, उसका उत्तर देना है, बाकी ख़त्म है। बाकी नोट करने वाला सिलसिला कल भी कर लेंगे, बाद में भी कर लेंगे। कह रहा है तो 13 से 14 के लिए प्रति तिमाही का औसत क्या होगा? 13 से 14 के लिए ना, तो 13 से 14 यहीं शुरू है ना, कहाँ तक? यहाँ तक 4 तिमाही ना, यहीं से है। इसका औसत पूछ रहा है तो सारे को जोड़ लीजिए ना, तो 3 6 3 12 12 2 14 26 के 0 3 चौक 12 2 14 140 को डिवाइड कर देंगे 4 से, 35 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही है? डी। ख़त्म। अरे भाई 4 3 12 4 5 20 35 तो आया, 35 लाख ख़त्म। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ लेते हैं। जल्दी से बना दीजिए भाई इसको भी। कह रहा है 12 से 13 और 13 से 14 के बीच कंपनी में की बिक्री का साल दर साल विकास प्रतिशत में कितना रहा, मतलब 2013 से 2014 में बिक्री का परसेंटेज कितना इंक्रीमेंट लगा। ठीक है, यही पूछ रहा है, देख लेते हैं। 2013 से 14 तक, 2013 से 14 तक यही तो है, 12 से 13 तक, सॉरी 12 से 13 तक, 13 से 14 तक, तो 12 से 13 तक यहाँ से यहाँ तक है, 4 है ना यहाँ तक, तो इसको जोड़ लेंगे टोटल। 9 4 13 13 4 17 17 5 22 के 2 2 2 4 3 7 7 4 11 122 112 सॉरी, और 2000 यहाँ से यहाँ तक का भी जोड़े ही थे, कितना आया था? 140, यही तो आया था। इससे कितना ज़्यादा है? 28 ज़्यादा है ना, इससे 28 ज़्यादा है कि नहीं ज़्यादा है? किससे ज़्यादा है? 112 से गुणे 100, 4 3 12 4 8 32 4 7 28 19 दूना 38 50 7 5 35 350 बटा 19 19 एकन्नम 19 बचा कितना? 16 160 19 8 लगभग 18% की अप्रॉक्स वैल्यू आएगी। कहीं गलत हुआ है क्या? चार दूनी 8 4 3 28 है भाई, 14 गलत हुआ, यहीं पे गलत हुआ, काटा गलत गया, तभी तो कह रहे हैं गलती हो जाती है, थोड़ा सा ध्यान में देना है। 28 बटा 112 गुणे 100, यही तो था। 4 से कटेगा, 4 7 28 4 दूनी 8 4 8 32 7 चौक 28 25% आएगा। 25% ऑप्शन नंबर कौन सी होगा? सी। समझ में आया?
किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो बढ़ जाइए आगे। फिर कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान दिया करिए। कुछ नहीं, सवाल है 3 संख्याओं का रेशियो दिया गया है, उनका योगफल 320 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल पूछ रहा है। जल्दी से बना दीजिए भाई, बहुत टाइम नहीं लगना चाहिए, फटाफट बताइए। जल्दी से बना दीजिए भाई, आ जाना चाहिए था ना। 220 इसका उत्तर आएगा ना, 220। देखिए यहाँ पे क्या है, तीनों का योग कितना हो जाएगा 16 यूनिट बराबर कितने के 320 के, 1 यूनिट बराबर 20 के। पूछा किसका है, पहले और तीसरे, छोटी और बड़ी, पहला और तीसरा। 6 4 11 गुणे रेशियो से कर देंगे बस। 11 दूना 22, 1 यूनिट की वैल्यू 20 है तो 11 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगा 220। ऑप्शन कौन सा सही है, बी। जल्दी से पढ़ लीजिए आगे। कितने छोटे छोटे सवाल हैं, कैलकुलेशन को बिल्कुल ना के बराबर समझिएगा। पी ने एक वस्तु को 1200 रुपये में ख़रीदा है। यदि इसे 10% लाभ पर बेच दिया होता, यदि वह इसे 1380 रुपये में बेचता तो कितने % का लाभ होता। यहाँ लाभ का कोई सेंस ही नहीं 10% का, सीधी सी बात है। 1200 में ख़रीदा, 1380 में बेचेगा, प्रॉफिट कितने का होगा 180 का। 180 का किस पे 1200 पे, गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 12 के 12, 12 पंचे 60, 15% का, ख़त्म। कितना देर लगेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आया ना, बढ़ जाइए फिर। जल्दी से बना दीजिए भाई। कह रहा है एक 45 सेंटीमीटर लंबा और 35 सेंटीमीटर चौड़ा आयताकार चादर के कोने में से 5 सेंटीमीटर की भुजा के चारों ओर काटे गए हैं और बाकी बची हुई चादर को खुला बॉक्स बनाया गया है। बॉक्स का आयतन पूछ रहा है। वैल्यूम बताना होता है, किसी भी चीज़ की वैल्यूम बताने के लिए, यानी आयतन बताने के लिए क्या करेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। बस इसमें ऊंचाई आपको फाइंड करनी पड़ेगी। जैसे ये बॉक्स है, आयताकार है, बात को ध्यान में रखिए, माइंड में कैलकुलेट करिए। यहाँ पे इसकी देखिए, इसके कोने पर यहाँ से काट लिया, वर्गाकार काट रहा है ना, तो जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई ऐसे काट लिया। अब काटने के बाद यहीं से क्या करेगा, वो ऐसे मोड़ देगा, ऐसे ही तो मोड़ेगा, ऐसे ऐसे। और जो बची हुई आकृति है, ये वाली आकृति, ये इसकी हाइट बन जाएगी। ये कितनी है 4 है, तो ये इसकी हाइट बन जाएगी 5 है, सॉरी 5 है। ये इसकी क्या बन जाएगी, ऊंचाई बन जाएगी। और ये बन जाएगी लंबाई चौड़ाई। ये तो देख रहे हो, क्योंकि जब यहीं से मोड़ेगा इसको तो ये चीज़ें तो कट के बाहर निकल जाएंगी ना। तो कट के अगर बाहर निकल जाएंगी तो ऐसे ही तो होगा। ऐसे ही तो होगा, ऐसे तो कट के बाहर निकल जाएगी, तो ये चीज़ें ऊपर आ जाएंगी। ये देख रहे हैं, ऐसे फोल्ड होके बॉक्स बन जाएगा ना, ऐसे बन के आ जाएगा, ऐसे खड़ी। तो ये उसकी ऊंचाई जाएगी। ये 45 थी, 5 इधर घट गई, 5 इधर घट गई, तो लंबाई 35 हो गई। चौड़ाई 35 थी, 5 इधर घट गई, 5 इधर घट गई, 25 हो गई। और ऊंचाई कितनी हो जाएगी 5, ठीक है ना। तो 35 गुणे 125, यही 50 यूनिट है, ये 5 सम में है। ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है ना। ऑप्शन से चेक करना चाहते हो 35 दूना 70 दूना 140, 175 में 5 कैरी हुआ 17, 35 दूना 17 10 87, 8 कैरी हुआ 15 के 35 1 के 35 और 8 43, 75। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऐसे भी चेक करना, गुणा भी नहीं कराना था, जहाँ पे ध्यान नहीं दिए। 35 गुणे 100, 3500 से ज़्यादा वैल्यू आएगी, एक ऑप्शन बना था।
यहाँ से भी चाहे तो कर सकते थे। 35 गुणे 100 125 है ना, इसका मतलब 35 गुणे 100 करते तो क्या आ जाता, 3500 आ जाता। इसका वैल्यू 3500 से ज़्यादा ही आएगी, वैसे भी ऑप्शन में एक ही बना है। ठीक है ना, चलिए आगे जल्दी से बना दीजिए भाई। सिंप्लीफाई करना है, 2/5 प्लस 2/9 भागे 2/5 प्लस 5/9। जल्दी से सिंप्लीफाई करके बताइए। आ गया 2/5 और 2/9 एलसीएम कितना हो जाएगा, डायरेक्ट जोड़ रहे हैं हम 45, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 28/45 भागे इसको जोड़ लेंगे तो 45, इसका भी एलसीएम हो जाएगा। ठीक है ना, 5 9 दूनी 18 और 50 25 कितना हो जाएगा, 43/45 डिवाइड करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा ना, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 28/43 28/43 ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी। कौन सा सही है, बी। ख़त्म। भाग करेंगे तो ये इससे उलट जाएगा ना, तो 45 से 45 डिवाइड हो जाएगा। चलिए अगला बना दीजिए। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है 30 वर्ग मीटर है। यदि उसके आधार की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, यदि ऊंचाई आधार से 7 मीटर अधिक होती हो तो उसका आधार क्या होगा। जल्दी से बना दीजिए भाई। ये देखिए, ये जो है ऊंचाई है, ये इसका आधार है। अगर ये कह रहा है आधार ऊंचाई आधार से 7 मीटर अधिक है, ये x है तो ये x + 7 है कि नहीं है। और इसका एरिया जो है वो क्या है, 30 वर्ग है। और एरिया क्या होता है, इस 1/2 इसका गुणे इसका, तो यानी इसका और इसका गुणनफल कितना हो चाहिए, 30 गुणा 60 कर देना चाहिए। 2 से गुणा कर दो ना, यानी ऐसी x की कौन सी वैल्यू रखें। नहीं समझ में आया क्या, 2 से क्यों गुणा कराया, 2 से ये गुणा कराया क्योंकि इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, और जो कि 30 है तो आधार गुणे ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, 60। यानी इस भुजा का और इस भुजा का गुणनफल कितना है, 60। अब x की कौन सी वैल्यू रखें, तो ये क्या हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7 5 12, 12 पंचे 60। आधार 5 है और लंब 12 है, जो कि इसका आधा ऊंचाई उसके लंब से कितनी है, 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो क्या पूछ रहा है, उसका आधार, आधार मतलब 5। खत्म। कॉन्सेप्ट देखिए लगाइए भाई, गुणनफल फ्रैक्शन सोचिए इस तरह के। बेसिक कॉन्सेप्ट से भी लगा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बता दे रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से भी, क्योंकि ये मान ही चुके हैं। तो 1/2 x गुणे x + 7 यही तो होगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 के, इधर जाके गुणा हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये हो जाएगा x² + 7x बराबर कितना हो जाएगा 60 के। अब इसका ऐसे इधर ले आएंगे तो x² फैक्टर करना पड़ेगा, -60 बराबर 0 के। अब वही करना पड़ेगा, 7 का ऐसा फैक्टर करिए कि गुणनफल ये है दोनों के बीच का, तो 7 5 12 और 7 5 का ना, ये प्लस में रहेगा ये माइनस में रहेगा। ठीक है ना, x की वैल्यू यहाँ से फाइन हो जाएगी, माइनस वाली वैल्यू आएगी। लंदी हो जाएगा, इससे अच्छा है कि यही से लगा दो। ठीक है ना, जल्दी से बना दीजिए इसको। कुछ नहीं करना है, तो बहुत सरल सवाल है।
दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 50 है और उन दोनों संख्याओं का अनुपात 7:2 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? यहाँ 50 का अंतर है, यहाँ 5 का अंतर है ना 1 = 10 के 70 × 20 1400। ऑप्शन कौन सा सही है? सी। नहीं समझ में आया क्या? अरे भाई डिफरेंस यहाँ 50 का, यहाँ डिफरेंस कितने का है? 5 ही का तो है। 5 = 50 के 1 = 10 के 70 संख्या होगी, लंबा एक संख्या दूसरी 20 हो जाएगी। 70 × 20 गुणनफल ही तो पूछ रहा है। ख़त्म। कितना समय लगेगा भाई? आगे बढ़ जाइए, जल्दी से बना दीजिए भाई। पी की लंबाई 5 फुट है और उसने ध्यान दिया कि उसकी परछाई 7 फुट पड़ती है। उसके बाद उसने नापा कि स्कूल की इमारत की लंबाई परछाई 42 फीट पड़ती है, तो इमारत की ऊंचाई कितनी होगी? उसने एक कंपैरिजन बनाया। जब पी की हाइट जो थी वो 5 फीट थी, तो उसकी परछाई जो थी, ठीक है, परछाई कितनी रही थी? 7 थी। 7 फीट थी ना, ये परछाई थी। आज उसकी परछाई की लंबाई दिया गया है 42, तो इसका मतलब इसकी हाइट कितनी होगी? तो ये इसका क्या गुना है? ये 6 गुना है। 7 × 42 6 गुना है, तो ये इसका 6 गुना हो जाएगा। उसकी हाइट कितनी हो जाएगी? 30 फीट। ऑप्शन कौन सा सही है? सी। समझ में आया ना? परछाई जब 7 थी तो इसकी लंबाई 5 फीट थी। जब परछाई 42 फीट होगी तब इसकी लंबाई इसकी क्या गुना है? 7 की 42 क्या गुना है? 6 गुना है, तो इसकी ऊंचाई भी 6 गुना हो जाएगी। 5 की 6 गुना कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। बढ़ लेते हैं आगे, जल्दी से बनाइए। इसमें क्या करना है? कौन सा कथन सही है? जल्दी से बना दीजिए भाई। नंबर वही है, आगे पीछे बढ़ा के लिखे गए हैं, ठीक है ना? अप्रॉक्स वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए इधर जल्दी से लगाने का सीखिए। देखिए ये लगभग इसका क्या गुना है? 6 गुना है। 0.6, बात समझ रहे हैं ना? ये फर्स्ट वाला 13/21 का अप्रॉक्स वैल्यू पॉइंट में कितनी आएगी? 0.6 की अप्रॉक्स वैल्यू आएगी। 57/97 की अप्रॉक्स वैल्यू कितनी आएगी? 0.5 से ज़्यादा, 0.5 से ज़्यादा ही आएगी ना? हाँ 0.5 से ज़्यादा ही आएगी। अप्रॉक्स मान के चलते हैं, अभी देखते हैं इसे कैसे मिल जाए। 52/94 इसकी वैल्यू भी 0.5 के अप्रॉक्स आएगी। तो ये दोनों में से डाउट है, चलो देख लेते हैं अभी बाद में। 36/39 इसकी वैल्यू क्या है? 35 दूना 70 यानी 0.5 से कम आएगी, 4.4 समथिंग आएगी। कैसे समझ रहे हो ना? क्योंकि ये चीज़ें इसका क्या आधा से कम है। देख रहे हैं ना, ये आधा से ज़्यादा है ना। 36 दूना 72 आधा से कम है, जिसका मतलब 0.5 से। इसकी वैल्यू आधा से ज़्यादा, इसलिए आधा से कम है ये, इसलिए इसकी वैल्यू 0.5 से ज़्यादा आएगी। इसकी भी वैल्यू आधा से क्या है? कम है, इसलिए भी वैल्यू आएगी। इसकी वैल्यू लगभग क्या आधा से ज़्यादा कम है ना। ये देख रहे हैं 13 दूना 26 कम है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 0.6 के अप्रॉक्स वैल्यू है। बस इन्हीं दोनों में डाउट है आपको, कौन छोटा बड़ा ना। सबसे छोटी संख्या ये है, सबसे बड़ी संख्या ये है ना। सबसे बड़ी 36, 13 दशमलव सबसे लास्ट में होना चाहिए। सिंबल एक ही साइड लगा ना, सीसी में ऑप्शन बना। ये तो गलत है, ये भी गलत है। यही होगी या तो ये होगी, ठीक है ना। इसके बाद सबसे पहली संख्या ये होनी चाहिए 36/79। 36/79 इसमें भी है, इसमें भी है। तो इन्हीं दोनों में ऑप्शन में अभी भी डाउट है ना। यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें फाइंड करना पड़ेगा कौन सी वैल्यू आएगी। देख लेते हैं, किसी से कटेगा क्या? 5 बार जाएगा, पॉइंट बढ़ाया 0। 500 में कितना कम हो जाएगा? 3 बचे 15 कम हो जाएगा, ठीक है ना। 485 समथिंग बचा, कितना? 15 10 85,
ठीक है ना, 0 बड़ा ही है, लगभग 8 9 बार जाएगा, अप्रॉक्स 8 बार जाएगा, 8 ये 8 बार जाएगा। इसकी कितनी वैल्यू आएगी, पॉइंट लगा 0 हो गया। 500 में 6 पंचे 30, 30 कम हो जाएगा तो 470, बचा कितना 50, पॉइंट लगाइए, ये अप्रॉक्स 4 वैल्यू जाएगी। तो ये छोटी है, ये बड़ी है, तो सबसे छोटी फिर इससे बड़ी ये होना चाहिए। 52/94, 52/94 ये ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, डी सही है। समझ में आया। सपोज करिए अगर वैल्यू ये टैली नहीं की होती, देख रहे हैं ना 0.55 की, तो लगाने की ज़रूरत नहीं होती, टैली कर गई इसीलिए ऑप्शन भी देखना पड़ा, ठीक है, वरना ऐसे ही लगा देते हैं आप लोग। समझ में आया ना। पॉइंट वैल्यू निकाल लेंगे तो उसमें छोटा बड़ा फाइंड हो जाएगा, लेकिन आप लोग पूरा पहाड़ा मत पड़िएगा, अप्रॉक्स नियरेस्ट वैल्यू फाइंड करके आप इसको हम मान कर लगाते हैं। इसको 20 का पहाड़ा मान के माने हैं, इसको 100 को मान के मान रहे हैं, ठीक है ना, जिसका आसान कैलकुलेशन हो। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। बहुत आसान सवाल है, जल्दी से बना दीजिए। 90 मेज की क्रय मूल्य 60 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत क्या होगा, जल्दी से बना दीजिए। जल्दी से बता दिए। 90 के एज की क्रय मूल्य 60 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब 90 खरीद के लाए, 60 बेचे, पैसा वसूल, 30 मेज बच गई, किस पर, 60 पर। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, जो हाफ 1/2 क्या परसेंट के बराबर हो, ऐसे भी कह सकते हो ना, 50%। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी, ठीक है ना। 90 खरीद के लाए, 60 बेचे, पैसा वसूल। आगे बढ़िए, जल्दी से बना दीजिए इसको। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज है, जिनमें BC का 4 सेंटीमीटर है और EF 7 सेंटीमीटर। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर और त्रिभुज D है। इनके देखिए, त्रिभुज ABC अपान त्रिभुज ADEF का क्षेत्रफल जो होगा, दोनों का क्षेत्रफल जो होगा उनकी संगत भुजा के वर्ग के बराबर होता है। अगर BC इसकी संगत भुजा है तो इसके लिए संगत भुजा EF होगी, तो इन्हें मतलब होगा 4/7 का होल स्क्वायर, यही तो होगा संगत भुजा इसकी, ये दोनों की समान। अरे त्रिभुज बनाएंगे, ये तो A है, ये B है, ये C है, BC AC AB इसकी संगत भुजा है। त्रिभुज बनाएंगे तो ये हो जाएगा D, ये E और ये F। अब इसकी संगत भुजा इसके बराबर है, इसकी संगत भुजा इसके संगत, इसके दोनों के वर्ग के बराबर होता है। तो इसका क्षेत्रफल दिया गया 144, इसका क्षेत्रफल माही पता है DEF ना, बराबर होगा 16/49 के, 16 के 16, 16 8 144, 16 5 80, 16 9 144, ठीक, 9 बार जाएगा। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 49 × 9, 9 9 81 का अंक 1 आएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्या जरूरत है गुणा कराने की, ठीक है ना। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत किसी को, सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलिए बढ़ जाइए, फिर अगला बना दीजिए फट से। 1-2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंक के योग की 7 गुनी हो जाएगी।
दोनों अंकों की संख्या क्या होगी। 27 जोड़ने पे संख्या के अंक अपने अंक के योग का 4-7 गुना हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ से हमारे लिए कॉन्सेप्ट यही दे रहा है, यहीं पे ऑप्शन से चेक करना चाहेंगे। ऐसी 2 अंक की संख्या जो होगी 9 से डिवाइड करेंगे जिसके अंकों का अंतर 3 हो। ऐसी 2 अंक की संख्या होगी जिसके अंकों का अंतर क्या है, 3 हो। ये तो 2 है, इसमें 1 है, इसमें 4 है, ये इसका आंसर हो गया, ख़त्म। लगाने की ज़रूरत नहीं, समझ गए ना। 27 में भाग देने पे जो भागफल आता है वही 2 अंक की संख्याओं के अंकों के बीच का अंतर होता है। ख़त्म हो गया सवाल, लगाने की ज़रूरत नहीं। जल्दी से बता दीजिए अगला। आ गया भाई। बारह मीटर और 17 मीटर लंबे खंभे ज़मीन पर सीधे खड़े हैं। उनके पैरों के बीच की दूरी 12 मीटर हो तो उनके शीर्ष छोर के बीच की दूरी क्या होगी। देखिए, एक खंभा है जिसकी ऊंचाई 17 मीटर है, एक खंभा है जिसकी ऊंचाई 12 मीटर है, ठीक है। दोनों के शीर्षों के बीच की दूरी 12 मीटर दिया गया है। बात समझिए, यहाँ से आपसे पूछ रहा है इस खंभे की और इस खंभे के शीर्ष की दूरी, ये पूछ रहा है ये। तो यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट ये, इसको अगर सीधा कर दें तो ये बन जाएगा ट्रायंगल, त्रिभुज बन जाएगा। नहीं, अगर जितनी लंबाई यहाँ होगी उतनी लंबाई तो यहाँ भी होगी, तो ये भी 12 है, ये 12 है, ये टोटल 17 है। तो इसका मतलब इतने की लंबाई कितनी आ गई, 5। तो ये वाली लंबाई कितनी जाएगी, 13। खत्म। 12 का स्क्वायर पाइथागोरस लगेगा, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 13 के स्क्वायर के। दोनों के शीर्ष के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 13 मीटर। समझ में आया। ये 5 कहाँ से आया, देखिए, अरे भाई ये टोटल 17 है ना, ये टोटल 17 है, जिनमें से ये यहाँ से यहाँ तक 12 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 17 में से 12 घटा दोगे 5 आ जाएगा। ये अगर 12 है तो ये भी 12 होगा, क्योंकि दोनों का बेस तो सेम ही होगा ना। ठीक, चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, आ जाएगा। जल्दी से अगला बना दीजिए। एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक खंभे के दीवार पर टिकी है। यदि ज़मीन के साथ 60 अंश का डोर बनाती हो तो दीवार से सीढ़ी के पैर के बीच की दूरी क्या होगी। आज देखिए, हमने बताया था ना कुछ अलग पैटर्न के सवाल मिल रहे हैं टेक्नोमेट्री में। ये देखिए, ये खंभा हो गया, ये इसकी पाद हो गई, यहाँ से सीढ़ी लगी है, इसकी लंबाई दिया गया है, ये सीढ़ी लगी है, ये सीढ़ी है, और जो कितनी मीटर लंबी है, 20 मीटर लंबी है। इस सीढ़ी जो है इसके आधार से कितने कोण पर टिकी हुई है, 60 अंश के कोण पर टिकी है। कह रहा है ये इसकी दीवार के पाद है, ये खंभे की सीढ़ी के पाद है, दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है, यानी ये x आधार पूछ रहा है। आधार पूछ रहा है ना, तो क्या लगाएंगे, आधार पता है, बताना है, कण पता है ना। ये देखिए, तो कण और आधार किस में आता है, कॉस में आता है। क्या इसमें आता है, कॉस। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू बतानी है। कॉस 60 बराबर होता है आधार मतलब a और कण मतलब 20। कॉस 60 का मान क्या आएगा, कॉस 60 का मान वही होगा जो टैन किसका होगा, साइन 30 का मान होगा, और इसका मान 1/2 होता है, तो इसका वैल्यू भी 1/2 हो जाएगी। 1/2 बराबर 1/20 के, ठीक है। करेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा, 10 मीटर। ऑप्शन कौन सा सही है, ए। ठीक है ना। जो साइन की 30 की वैल्यू होती है वही कास की 60 की वैल्यू होती है, या जो कास की 60 की वैल्यू होती है वही साइन 30 की वैल्यू होती है। चलिए आगे बढ़ जाइए, जल्दी से बना दीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी की काम 40 दिनों में कर सकते हैं, उनकी काम करने की दर 8:5 है, तो ए उसी काम को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा।
जल्दी से बनाइए भाई। ए और बी मिलकर 40 दिन में करते हैं, उनकी काम करने की दर का अनुपात 8:5 है, तो ए उसी काम को अकेले कितने दिन में करेगा। ये इनके कार्य करने की क्षमता है ना। इनके दिन की क्षमता क्या हो जाएगी, उल्टा रिवर्स हो जाती ना। दिन की क्षमता 5:8 हो जाएगी। इसी अनुपात में बांट दीजिए। 8×5 13, दोनों मिलकर 13 करते थे। एक 13 यूनिट की वैल्यू 40 है, 1 यूनिट की वैल्यू 40/13 ना। कितने यूनिट की वैल्यू बतानी है, 5 यूनिट की वैल्यू बतानी है। ये अकेले पार कितने दिन में करेगा ना, 5/20/13, 13 1 13, बचा कितना 7, 13×5 65। बहुत कम समय यार, ऑप्शन में नहीं दिया। ए और बी साथ में मिलकर एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, उसी काम को करने में दर का अनुपात 8:5 है। ए उसी काम को गलत नहीं दिया है। फिर से ट्राई करते हैं, इसकी कार्य क्षमता मानकर। गलत मैंने हम गलत करता। ए अगर कार्य क्षमता 8 है तो बी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी 5। दोनों मिलकर एक दिन में 13, कितने दिन तक करते हैं 40 तक। वहीं गलती हुई थी। टोटल 40×13 काम है। जिससे पूछ रहा है उससे करवा दीजिए, ठीक है ना। ए से पूछ रहा है तो एक दिन में 8 करता है, 8 से भाग दीजिए। 8×5 = 13, 25 65 दिन आएगा। ठीक है ना, गलत वहाँ था। वहाँ हम लोग कार्य की क्षमता से लगा रहे थे, दिन को डिवाइड कर रहे थे, वही गलत हो रहा था। ठीक है ना, पहले टोटल काम निकाल लेंगे ना। टोटल काम निकालने के बाद जिससे पूछेगा उससे भाग दे देंगे उसकी कार्य क्षमता से। ऑप्शन नंबर पहला सही है। चलिए आगे बढ़िए। बहुलक बताना है, तो कुछ नहीं सवाल, जल्दी से बना दीजिए इसको। जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा बार होगी वही उसका बहुलक होगा। जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा बार होगी, 75 सबसे ज़्यादा बार आया, देख रहे हैं 75 1 2 3 3 बार आया है। 74 1 बार आया है, देख रहे हैं 74 2 बार आया है। 73 2 बार आया है। 71 1 बार आया है। 77 75, इसका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा बार होगी वही उसकी क्या हो जाएगी, बहुलक हो जाएगी। जल्दी से इसको बना दीजिए, जल्दी से बनाइए भाई। सिंपल इंटरेस्ट का है, CISI का सवाल है। एक निश्चित धनराशि का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 6 वर्षों के लिए निवेश किया जाया है। यदि यह 3% अधिक दर पर निवेश किया गया होता तो उसे 90 रुपये अधिक मिलते। तो यहाँ पे देखिए क्या साल के लिए निवेश किया गया, 6 साल के लिए। और 1 साल में कितना ज़्यादा मिलता, 3%। तो 6 साल में कितना ज़्यादा मिलता, 18%। 18% की यूनिट कितना दिया गया, 18% यूनिट की मूल्य कितना दिया गया, 900। 1% की यूनिट कितनी हो जाएगी, निकाल लेंगे 900 डिवाइड बाई 18। 18 पंचे 90, 50। 100% की पूछेगा, टोटल पूछ रहा मूलधन, तो 100% की कितनी हो जाएगी, 5000। 50 × 100 हो जाएगा ना 100% का, 5000। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी सही है। 5000 उत्तर हो गया। क्लियर हो गया ना, बोलो भाई। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, फटाफट बताइए। इसकी माध्यिका बताना है। माध्यिका बताना है, जल्दी से बना दीजिए।
देखिए 25, इसको पहले ऑर्डर में लिखेंगे। 11 के बाद 23, 25, 26, 29, 31, 39, यही तो है। 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 पद, 7 ही पद है ना। 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7। 3 से इधर बीच वाला पद 3 इधर खत्म हो गया, 3 इधर खत्म हो गया। इसकी माध्यिका क्या होगी? 26। ऑप्शन नंबर कौन सही? बी। बीच वाला पद ही इसकी क्या है? माध्यिका है। बात खत्म। चलिए अगला बना दीजिए। जल्दी बना दीजिए। ₹8,000 का 2 वर्ष के बाद 20% वार्षिक ब्याज की दर से कितना हो जाएगा? जबकि ब्याज की दर छमाही दे है, ठीक है ना, तो 4 बार मिलेगा। तो यहाँ पे मूलधन क्या? 80,000 है ना। 80,000 गुणे ब्याज की दर हाफ हो जाएगी ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.1 की पावर 4। यही तो इसका ब्याज मिश्रधन होगा, मिश्रधन हो जाएगा ना। अगर आप डिजिटल सम से लगाना चाहो तो देखिए ऑप्शन में आ जाएगा, डिजिटल सम से लगा सकते हो। 4, 8 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 मतलब 7, 7 8 56, 56 मतलब हो जाएगा 6 5 11, 11 मतलब 2। जिसका डिजिटल सम 2 हो वही उत्तर सही जाएगा। ये तो नहीं होगा। 7 9 7 2 9 कट गया, 4 आया, ठीक है। अब देखते हैं, इसको देख लेते हैं। 5 4 9, ये भी नहीं होगा। 2 1 3, ये भी नहीं होगा। अब देख लेते हैं 7 2 9, ये खत्म, 8 1 9, ये खत्म। ऑप्शन नंबर बी सही है। कॉमन सेंस लगाओ डिजिटल सम से। चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज का तो बिल्कुल सवाल डिजिटल सम से लगाइएगा। इसका ऑप्शन सही है कौन सा? बी ऑप्शन सही है। देख रहे हो, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। डिजिटल सम से लगाओ, ये इसका यही डिजिटल सम आएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए। 8 के प्रथम 20 गुणजों का औसत पूछ रहा है। 8 के प्रथम 20 गुणजों का औसत पूछ रहा है। जल्दी से बना दीजिए, बहुत सरल सवाल है। पहला गुणज निकाल लीजिए, अंतिम गुणज निकाल लीजिए, दोनों को जोड़कर, क्योंकि समांतर श्रेणी में आएगा ना। फर्स्ट और लास्ट जोड़ के 2 से भाग दे दो, खत्म हो जाएगा। पहला गुणज क्या हो जाएगा? 8। अंतिम गुणज क्या हो जाएगा? 160 बटा 2, खत्म। 168 बटा 2, 8 4 84। इसका एवरेज क्या होगा? पहला पद प्लस अंतिम पद बटा 2। पहला पद क्या होगा? 8 का गुणज 8 ही होगा। 20वां गुणज क्या हो जाएगा? 160 हो जाएगा। दोनों को जोड़ के 2 से भाग, 84, ठीक। चलिए आगे। औसत चाल बराबर पूछ रहा है। पी पहले कह रहा है 1 घंटे में 50 किलोमीटर की गति से चलता है और अगले 2 घंटे में 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो पी की औसत चाल कितनी होगी? कुल दूरी बटा कुल समय। पहले घंटे में 50 गया ना, अगले दौर में 70 गया, तो 7 दूनी 14, 140 वहाँ लगा, 50 यहाँ लगा। 190 किलोमीटर दूरी तय किया उसने, और इस 190 किलोमीटर दूरी तय करने में से समय कितना लगा? 1 घंटे यहाँ लगा, 2 घंटे यहाँ लगा, तो 3 घंटे हो जाएगा। तो 6 3 18, 3 3 63 सही, 1/3 या 63.33। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी। ऑप्शन कौन सा सही है? बी। खत्म। ज़्यादा फास्ट हो रहा है क्या? हैं? ज़्यादा फास्ट लगाना पड़ेगा भाई, सब पढ़ाया गया है। कितने सवाल देखिए, डिजिट डाटा बदल बदल के आ रहा है, लेकिन मेथड तो वही लगाएंगे ना। कह रहा है यक्स की कौन सी यहाँ वैल्यू रखे कि ये 11 से विभाजित हो। सबसे छोटा पद रखना है, एक्स की सबसे छोटी वैल्यू रखनी है। तो आपको दिमाग में एक्स के यस का डिविजिबिलिटी रूल बताया गया, विभाजिता का नियम बताया गया है। सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के योग के नंबर या तो डिफरेंस 0 आए या तो 11 का गुणज आए। तो ये विषम है और ये सम है। तो यहाँ पे देखिए 9 + x
और में से 3 3 6 घटा दीजिए। जो वैल्यू है या तो 0 है या तो 11 का गुणज है। तो 0 तो नहीं आ सकता क्योंकि ऑलरेडी ये 9 ही ज़्यादा है, तो 11 ही आएगा। 11 इसमें घटाने पे यानी क्या है, यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखी जाए x की, कि इसको 6 घटाने पे 11 है। तो अभी देखा जाए 6 घटा दिया जाए तो 3 + x ही तो आएगी और इसकी वैल्यू 11 होनी चाहिए। भाई मैंने 6 इसमें से 9 में से घटा ही सकते ना। तो 3 + x = 11 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। x मतलब स्टार वही जो भी दिया गया। समझ में आया? कोई दिक्कत हो बताइए, अगला बढ़ जाइए। तीन 330 जल्दी बना दीजिए। सवाल कुछ नहीं तो सीधा ऑप्शन से मार दो, फट से ऑप्शन से सवाल बना दो, कुछ नहीं करना इसमें, बहुत ही इजी सवाल है। दो संख्याओं में कह रहा है, दो अंकी संख्या के अंकों का योग 13 है। इन संख्याओं को आपस में बदल दिया जाए तो संख्या 27 घट जाती है। बदली हुई संख्या क्या होगी? 27 घट जाती है, इसका मतलब 27 में 9 से भाग देंगे, डिफरेंस 3 आएगा। ऐसी दो अंकी संख्या होगी जिसके अंकों के बीच का अंतर डिफरेंस कितना है? 3 है। इसी में दिख ही रहा है, इसमें 1 है, ख़त्म है। इसमें भी 1 है, ये भी नहीं होगा। इसमें भी कितना है? 3 है ना, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। घटाया जा रहा है तो इसका मतलब उत्तर यही होगा सही। घटाने से डिजिट बदल रहा है ना, तो इसका मतलब बड़ी संख्या ऑप्शन हो जाएगा 85। ये इसका राइट आंसर है। जोड़ने पे कहा होता है ना तो 85 हो जाता, 58 हो जाता। ठीक, क्लियर हुआ? चलिए बढ़ जाइए। एज का सवाल है और एज जो होता है, आई जो होती है वो समय के साथ अंतर नहीं बदलता। एक व्यक्ति अपने पुत्र से कह रहा है 26 वर्ष बड़ा है। 3 साल बाद उनकी आयु का रेशियो दिया गया है। 3 वर्ष बाद का रेशियो क्या दिया गया है? पिता जो होगा वो पुत्र की उम्र का 3 गुना होगा। अगर पिता 3 होगा तो पुत्र 1 हो जाएगा, यही तो होगा रेशियो। इसका 3 गुना हो गया, 1:2 बन गया। अब देखिए पिता जो है वो पुत्र से 26 वर्ष ज़्यादा है। अगर पिता पुत्र से 26 साल ज़्यादा है तो 3 साल बाद भी वो 26 से ज़्यादा होगा। तो डिफरेंस क्या होता है? सेम होगा, समय के साथ अंतर बदलता नहीं। और यहाँ डिफरेंस 2 रेशियो का है। 2 रेशियो बराबर 26 के, 1 रेशियो बराबर 13 के। 13 × 39, 39 साल पिता की हो जाएगी, 13 साल हो जाएगी पुत्र की। लेकिन ये कब की? 3 साल बाद। और पूछा कब का है? करंट का, पिता का करंट का पूछ रहा है, तो 3 साल घटा दो दोनों में। एक की 36 हो जाएगी और दूसरे की 10 हो जाएगी। पिता 36 साल का और पुत्र 10 साल का। पूछा किसका? पिता का, 36 साल। ठीक है ना? चलिए लास्ट सवाल जल्दी से देख लीजिए। जल्दी से बनाइए भाई। एक दुकानदार ने एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 160 रुपये रखा और उस पर 10% की छूट दिया। देने के बाद उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ हुआ। तो कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? 160 रुपये पे डिस्काउंट दिया गया है, कितने परसेंट का? 10% का। और उसके बाद भी जो मूल्य आया है उस पर 20% का लाभ हुआ है, जिसको डायरेक्टली भी लगा सकते हो। 160 10% डिस्काउंट देगा तो इसका विक्रय मूल्य कितना बनेगा? 90/10 20% लाभ है तो 120। सीधा डिवाइड कर दो। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 4 × 4 = 16, 4 × 3 = 12, 120 रुपया। ऑप्शन नंबर 20 है ये। ठीक है ना? सवाल कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया ना? बोलिए भाई, क्लियर हुआ? आज के लिए इतना ही। ठीक है, आज का टॉपिक इतना ही। 332 तक देखा होगा कि अगले क्वेश्चन नंबर पेपर नंबर 11 और पेपर नंबर 12 में डिफरेंस आपको दिखा होगा, क्योंकि अब की बार सवाल का जो स्टैंडर्ड रहा वो पूरा कन्वर्ट हो गया। टेक्नोमेट्री का सवाल दूसरे एंगल से पूछा गया, ज्योमेट्री का सवाल इसमें ऐड किया गया। देखे गए सांख्यिकी स्टैटिक सवाल कम बनाए गए।
तो कुछ ना कुछ देखिए सवाल में परिवर्तन होता है। एग्जामिनर को ये बात को समझना पड़ता भी है और समझता भी है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग पूरे कंटिन्यू मेहनत से बने रहिए, देखिए आपको हर वैरायटी के हर तरीके के सवाल और बहुत तेज़ी कॉन्सेप्ट से बताए जाएंगे। जैसे देखिए आज क्वेश्चन 30-35 था, 30 के आसपास आपने टाइम को लगाया। आप अगर स्पीड और साथ देंगे तो और जल्दी लगाया जा सकता है। आप लोग सोचते हैं क्वेश्चन को नोट करना है, नोट करने की कोशिश बाद में कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो आपके पास रहेगा, पुश करके आप बाद में रोक कर सकते हो। लेकिन अभी अपने आपको स्पीड मेंटेन करिए, कितने जल्दी में सवाल आप बना सकते हो, कितने जल्दी में लगा सकते हो। अभी आप जल्दी से कमेंट करके उत्तर बताइए। गलतियाँ होगी तो सुधारा जाएगा, गलतियों से ही आदमी सीखता है। डायरेक्टली वो सोचो कि आप गलती बिना करके आप उत्तर दे सकते हो, तो ऐसा संभव नहीं है। हर हर व्यक्ति के साथ ऐसा होता है, चाहे वो आप हो चाहे मैं हूँ। तो गलतियों से सीखिए, गलती आप जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास करिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव आ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। ठीक, चलिए मिलते हैं। गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद।